हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और तैयारी कैसी हो रही है? जोरों शोरों से चल रही होगी गाइस। आगे भी एग्जाम मतलब भर्तियां आने वाली हैं, तो बहुत तैयारी आपको जबरदस्त रखनी है अपनी। अभी तो टीजीटी पीजीटी प्रिपेयर कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आएंगी, यूपी टीजीटी की भी आएंगी, तो बहुत बेहतरीन तैयारी आप करिए। बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं मेरी यूट्यूब पे, मैंने पहले भी डाले हुए हैं, अभी भी मैं डाल ही रही हूँ। तो अगर आप देख लेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा इनसे। ठीक है, एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, और सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार चैनल पर अगर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलो फर्नेस अ स्कूल मास्टर अपीयर्स। तो होलो फर्नेस नाम का स्कूल मास्टर कहाँ पर अपीयर होता है? तो ये लव्स लेबर्स लॉस्ट में आता है। फर्स्ट फोलियो अ posthumous collected edition of Shakespeare's dramatic works was published in। तो ये तो सबको पता है, वेल नोन है, 1623 में आया था। In 1623, two fellow actors and friends of Shakespeare's and published a more definite text, Woman, as the first folio। तो किसके द्वारा? सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि किसके द्वारा जो है फर्स्ट फोलियो को पब्लिश करवाया गया था। तो ये आप जानेंगे, जॉन हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। जॉन हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। तो पहला ही हो जाएगा जॉन, हाँ, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। हाउ मैनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फर्स्ट फोलियो इन 1623। तो इसमें टोटल कितने प्ले पब्लिश करवाए गए थे? तो 36 प्ले की बात हो रही है। तो 36 प्ले जो है फर्स्ट फोलियो में ओमिट किया गया था, एक प्ले और वो है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन यही आ गया, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड, मतलब ओमिट किया गया था। तो ये पेरिक्लिस था, द प्रिंस ऑफ टायर। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट। सबसे पहले इन्होंने अपनी फर्स्ट वर्क जो है वो डेब्यू होता है, तो डेब्यू इन्होंने कहाँ से किया था? एक सोनेट से किया था, और उस सोनेट का क्या नाम था? द यूरोपियन मैगजीन। कब? 1787 में, यूरोपियन मैगजीन। वर्ड्सवर्थ बिगन द प्रिल्यूड इन 1798 एंड द एज ऑफ 18, हाँ, कितनी एज पर, मतलब सॉरी मैं 18 कहाँ पढ़ रही हूँ, कितनी एज पर इन्होंने जो है इसको शुरू किया था? एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी लाइफ इसमें जो है ये काम करते रहे। तो बिल्कुल 19 मतलब 1798 में लिखना शुरू किया, 1705 में शायद ये कंप्लीट हो गया था, बट 1750 में जाके ये, सॉरी 1850 में जाके ये पब्लिश हुआ था, है ना। तो कितनी एज में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था? तो 28 ईयर की एज में इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। वर्ड्सवर्थ इनिशियली प्लान टू राइट रिक्लूज टुगेदर विद सैमुअल कॉलेज, मतलब इन्होंने प्लान किया था कॉलेज के साथ इसको लिखने का, जॉइंट में, बट शायद लिखा नहीं। फिर किसके जॉइंट में इन्होंने ये वर्क लिखा? तो देखिए इसकी बात करेंगे हम। यस, हाँ, तो जॉन, अच्छा ये कह रहा है कि देयर जॉइंट इंटेंट बीइंग टू सरपास। तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। In his introduction to the version of 1850 of Prelude, Wordsworth explains that the original idea inspired by his dear friend, है ना, जो ओरिजिनल आइडिया आया उनके डियर फ्रेंड से आया था, उन्होंने ये बात बताई है प्रेल्यूड के अंदर। तो वॉज टू कंपोज अ फिलोसफिकल पोएम, है ना, एक फिलोसफिकल पोएम कंपोज करने का, विच ऑफ मैन नेचर एंड सोसाइटी, एंड टू बी इंटाइटल्ड द रिक्लूज एज हैविंग फॉर इट्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट द sensations and opinions of a poet living in retirement। तो his dear friend, तो कौन से इनके फ्रेंड थे ये आपको बताना है। तो इनके जो ये फ्रेंड का नाम था, ये था भाई एस टी कॉलेज। करेक्ट, एस टी कॉलेज से ही इनको जो है इंस्पिरेशन मिली थी। Who praised Wordsworth as the poet of humanity? ह्यूमैनिटी के पोएट के नाम से किसने किया है? तो जॉन केवल हो जाएगा। पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी किसने कहा? जॉन केवल ने। In which form of John Milton or all the Italian fields were still doth away the spirit tyrant? A reference is made to the triple crown papal tiara, which was a symbol of papal authority, and to the papal dominance of the Italy। तो यहाँ बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और ध्यान से पढ़िएगा इसको, और पहला ही इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा और आंसर रहेगा ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमाउंट 1655 में। यस, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ जॉन मिल्टन
कंसर्न द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ फॉल ऑफ मैन। तो देखिए यहीं से इतने से ही आपको समझ जाना चाहिए। तो फॉल ऑफ मैन की बात तो केवल कहाँ पर हो रही है, पैराडाइज लॉस्ट में है। तो पैराडाइज लॉस्ट को आप मार्क कर सकते हो, ये यहाँ से हो जाएगा। मिल्टन सैम्सन ऑपस, सॉरी मिल्टन्स मैग्नम ऑपस, द ब्लैंक वर्स। मैग्नम ऑपस नाम से इनकी एक ब्लैंक वर्स पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। ब्लैंक वर्स पैराडाइज पोएम पैराडाइज लॉस्ट वाज कंपोज्ड बाय द ब्लाइंड एंड इम्पॉवरिश्ड मिल्टन, है ना। मैग्नम ऑपस कहा गया है किसको, जॉन मिल्टन को, के एक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसको इनका मैग्नम ऑपस कहा गया है। तो है ना, तो ये कह रहे हैं कि वाज कंपोज्ड बाय द ब्लाइंड एंड इम्पॉवरिश्ड मिल्टन, है ना। तो ये बताना है आपको। यस, कब से कब तक। तो देखिए इसकी बात करेंगे, ये इन्होंने जो है 1658 से लेके 16 एक सेकेंड 1658 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 1664 तक। ऑन 27 अप्रैल 1667 मिल्टन सोल्ड फॉर, मतलब इतनी करेंसी में इन्होंने इसका पब्लिकेशन राइट दिया था पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिशर को। किसको दिया था, मतलब किसको बेची थी इन्होंने, ये बताइए। तो ये इन्होंने बेची थी भाई सैमुअल सिमोन नाम के बंदे को, ए ऑप्शन। मिल्टन फॉलोड अप द पब्लिकेशन पैराडाइज लॉस्ट विद इट्स सीक्वल पैराडाइज रिगेन्ड व्हिच वाज पब्लिश्ड अलोंगसाइड। इसमें क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला, ये द ट्रेजेडी सैमसन एगोनिस्ट इन 1671, क्योंकि जो पैराडाइज रिगेन्ड है ये दोनों इसी ईयर में आए थे, 1671 में आए थे दोनों के दोनों, पैराडाइज रिगेन्ड भी और सैमसन एगोनिस्ट भी। Just before his death in 1674, Milton supervised a second edition of Paradise Lost, accompanied by an explanation of why the poem rhymes not and prefatory verses by। बताइए किसका जो है प्रीफेटरी वर्सेस इसमें रखा है इन्होंने, तो एंड्रयू मार्वेल, ठीक है, एंड्रयू मार्वेल। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए इसको एक बार और पढ़ के दोबारा से आप आंसर देखा करिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनफिनिश्ड रीजंस, सॉरी रिलीजियस मैनिफेस्टो, है ना, अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो सपोज टू बी रिटन बाय मिल्टन। कौन सा रिलीजियस मैनिफेस्टो मिल्टन के द्वारा लिखा गया, तो डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, ये रिलीजियस मैनिफेस्टो है। द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट बाय बेहेडिंग ऑकर्ड ऑन बैंकेटिंग हाउस इन व्हाइट हॉल आउटसाइड द, बताइए कौन सी डेट को, तो ये डेट आपकी रहेगी ट्यूसडे 30 जनवरी 1649, ट्यूसडे 30 जनवरी 1649। He is a pale, good-looking young man of 23 with quick, rather scared eyes. He is a junior clerk in the office of James Howe। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, जूनियर क्लर्क कौन था, बिल्कुल ये आपका विलियम फाल्डर था, है ना। और रुथ हनीवेल की लड़की से जो है इसको प्यार हो गया था, है ना। और ऑफिस किसका था, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ का था। चलिए इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए। एट व्हाट टाइम ऑफ नाइट रूथ एंड फाल्डर प्लान टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एट व्हाट टाइम ऑफ राइट रूथ एंड फाल्डर प्लान टू मीट एट द बुकिंग ऑफिस, किस टाइम मिलने का वादा किया, तो 11:45 पर, है ना। Coxon notices Falder and Ruth kissing each other, है ना। He entrusts Falder to make use of office premises properly and gives him a pamphlet. What was written in the pamphlet? तो इस पैम्फलेट में क्या लिखा हुआ था, जो पैम्फलेट देने को कॉक्सन ने इसको बोला था, तो इसमें लिखा था यस, ये हो जाएगा प्योरिटी इन द होम, प्योरिटी इन द होम। He is rather a refined looking man of 35 with a pleasant refined looking man था 35, इसका almost apologetic voice थी इसकी। Which character from Justice is introduced these lines? तो ये इस लाइन में जो है किसको दिखाया गया है, तो वॉल्टर हाउ। कौन था ये, वॉल्टर हाउ, जेम्स हाउ का बेटा था, जो इसके जो है मालिक थे यहाँ के, इस ऑफिस के, है ना, बॉस थे। तो जेम्स हाउ का बेटा था वॉल्टर हाउ, ठीक है, 35 ईयर का था। Whom does Hermia's father want her to marry in Midsummer Night's Dream? हर्मिया की शादी किससे करना चाहते थे, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में इसके पिता हर्मिया की शादी किसके साथ करना चाहते थे, डिमेट्रियस के, लेकिन ये लाइजेंडर को पसंद करती थी, है ना।
Who amongst the young Athenians in Midsummer Night's Dream is first affected by the love potion? लव पोशन से कौन सबसे पहले अफेक्टेड हुआ था? तो ये लाइजेंडर था, ठीक है। और ये हेलेना से प्यार करने लग जाता है। जैसे उसमें ये था ना कि जो भी जिसको भी आईज ओपन करके सबसे पहले देखेगा व्यक्ति, उसी से जो है वो प्यार करने लग जाएगा। तो ये हेलेना को देखा इसने पहले, तो उसी से प्यार करने लगा, ठीक है। चलिए, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म जोसेंस, फ्रेंच वर्ड के नाम से है, ये फ्रेंच टर्म है ये, है ना। इसका मीनिंग है एंजॉयमेंट या फिर प्लेजर ऑफ सेक्सुअल ऑर्गेजम इन वुमन, है ना। जोसेंस का मतलब, तो हु इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया, करवाया था इस वर्ड से? तो ये जैक्स लेकन, जैक्स लेकन। The interrelationship between text, especially works of literature, the way that similar or related texts influence, reflect or differ from each other. तो इसका क्या मतलब है? इस इंटर रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? इंटरटेक्सचुअलिटी, ओके। In 1514, author and critic introduced the concept of the unities in his blank verse tragedy Sophonisba. इसमें बताना है आपको, तो ये हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, थोड़ा सा अलग नेम रहते हैं इनके, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा अच्छे से, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोबारा अगर समझ में नहीं आया। The term was introduced into literary criticism by Matthew Arnold in the Study of Poetry, जो कि 1880 में आई थी, to denote short but distinctive passages selected from the writings of great poets, मतलब इन्होंने great poets को लिया था अपनी राइटिंग में, तो which used to determine the excellence of passages or poems which are composed to them। तो कौन सा मेथड था ये, है ना। मतलब जो फेमस राइटर्स थे या पोएट थे, उनको लेकर के इन्होंने जो है इस मेथड को एक तरीके से दिखाया है, सबके सामने प्रूव करने की कोशिश की है। तो ये बताइए ये कौन सा मेथड था? तो टच स्टोन मेथड की बात हो रही है। ए, मिल्टन स्टाइल इज ग्रैंड स्टाइल था। हु इज कॉल्ड एन आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर, आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर किसको कहा गया? तो वर्ड्सवर्थ को कहा गया, वर्ड्सवर्थ को। लास्ट क्वेश्चन है, डोरोथी वाज द सिस्टर ऑफ, डोरोथी किसकी सिस्टर थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। तो यही क्वेश्चन थे गाइस आज के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।